नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12th रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये टॉपिक क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो सबसे पहले आपको इससे पिछले दो लेक्चर हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो हमने फॉर्मुलेशन किया है उसको हम इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए डायरेक्टली यूज कर लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने वो लेक्चर देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा यहां पर रिकैप कर देता हूं कि क्या हमने वहां पर डिस्कस किया था। वहां पर हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। वहां पर दो केस निकल के आए थे। पहले केस में क्या था कि जब ऑब्जेक्ट है हमारा रेयर मीडियम में रखा हुआ है और उसकी इमेज डेंसर मीडियम में बन रही है, और दूसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है और उसकी इमेज रेयर मीडियम में बन रही है। और दोनों के लिए हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूले निकल के आए थे और आप सबको वो फॉर्मूले याद होंगे। अगर याद नहीं है तो यहां बोर्ड में देखो। पहले केस में क्या था कि लाइट रे रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, रेयर मीडियम में, और इमेज कहां बन रही है, डेंसर मीडियम में। उस केस में जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकल के आया था, क्या निकल के आया था, n/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू n-1/r निकल के आया था। जहां n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम है। r क्या है, जो स्फेरिकल सरफेस थी वहां पर, चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r है। और u और v आप सब जानते हो क्या होता है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। वैसे ही अगर मेरा लाइट रे डेंसर से कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तब उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस का n/u इज इक्वल टू n-1/r निकल के आता है। सिंपल क्या हुआ, जो r की पोजीशन है वो क्या होगी, इंटरचेंज होगी। यहां v के ऊपर r है, यहां u के ऊपर r है, यहां n-1 है, सॉरी यहां क्या होगा, 1-n हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, 1-n हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला कब है मेरे पास, जब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। एक लेक्चर में हमने इन दो को डिराइव किया था। उसके बाद लेक्चर में डिस्कस किया था हमने लेंस क्या होता है, और लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। अब वो टर्म मैं यहां पर दोबारा डिस्कस करने वाला नहीं हूं, आपको उसके लिए वो लेक्चर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन टर्म्स का यूज मैं इस फॉर्मूले को डिराइव करते समय बार बार यहां पर करूंगा। अगर मैंने वो टर्म यूज करे और आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है, या फिर आपको उन टर्म्स के बारे में पता नहीं है, तब आप यहां पर थोड़ा सा डगमगा सकते हो। लेकिन जो डेरिवेशन है भाई बहुत आसान है, अगर आपने वो दो लेक्चर देखे हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहने वाला है। तो इसलिए फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहां पर क्या है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है। अब वर्डिंग बहुत ध्यान सुनना, कैसा लेंस है भाई, थिन है, और कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो यहां बना रहा हूं क्या, सबसे पहले थिन कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरह से एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है। अब आप मुझसे बोलोगे कि भाई आप मुंह से तो बोल रहे हो थिन थिन थिन, आपने बना दिया थिक, एकदम मोटा ताजा हट्टा मतलब खाता पीता घर का क्या बनाया, लेंस बना दिया। क्या ये थिन है या थिक है? तो मेरा आंसर है ये थिन लेंस है। मैंने मोटा क्यों बनाया फिर, क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। लेकिन ये इतना मोटा नहीं है, इतना थिक नहीं है। दिस इज ए थिन लेंस। कैसा लेंस है भाई, ये थिन लेंस है। अगर ये थिन लेंस है तो अगर मैं यहां पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूं, थोड़ा सा मैं यहां पर स्केल का यूज करता हूं, और आप भी क्या करना, स्केल का यूज करना, क्योंकि क्या है, मैंडेटरी है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में डायग्राम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यहां पर भी अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, डेरिवेशन में तो कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस डायग्राम में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आगे की कहानी क्या है, बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसके सेंटर से होते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो इस लाइन को हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस बोला था। तो दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या है भाई, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलते हैं। अब इस लेंस की दो सरफेस है, इसको मैंने सरफेस S1 बोल दिया, इसे मैंने सरफेस S2 बोल दिया। इस सरफेस S1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, लेट अस से दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C1,
और इस सरफेस S2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा। लेट अस से दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C2। अब यहां पर एक चीज हमने अज्यूम कर रखी है कि ये जो लेंस है, लेंस किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। अब उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, जिस मीडियम में ये ग्लास रखा हुआ है, अगेन यहां पर वर्डिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो n मैं यहां पर लिखूंगा, n क्या है मेरे पास, यहां मैं लिख रहा हूं क्या, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस with respect to that medium in which it placed, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर एक टर्म डिफाइन किया n, और जिसको मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और वी कैन से ग्लास विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम इन विच इट प्लेस्ड। अभी एयर में रखा हुआ है तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ये किसी लिक्विड में रखा होगा देन दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू दैट लिक्विड। अगर ये वाटर में रखा होगा तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको न्यूमेरिकल करते समय या डेरिवेशन करते समय आगे भी आपको ध्यान रखना है कि जो मैं यहां पर n ले रहा हूं वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लेंस का, किसके रिस्पेक्ट में, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में जिस मीडियम में ये लेंस रखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक हो गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई, मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कैपिटल ओ, ये स्मॉल ओ है और ये क्या है, कैपिटल ओ है, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज कहां बनेगी ये मुझे निकालना है। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करो, यहां से एक लाइट रे इस तरह से लाओ। मान लिया एक लाइट रे ऐसे आई यहां पर और इस लेंस में यहां पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब जरा समझना, अगर यहां पर ये लेंस नहीं होता तो लाइट रे सीधे ऐसे आगे निकल जाती। ऐसा होता नहीं होता? आंसर है हाँ जी, होता। अब यहां पर ये लेंस आ गया, लेंस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मीडियम में चेंज आया। अगर मीडियम में चेंज आया तो कौन सा फिनोमिना होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। अब रिफ्रैक्शन में लाइट रे क्या होती है, अपने पास से बैंड हो जाती है। अब वो कैसे बैंड होगी वो डिपेंड करता है कि लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब इस केस में साफ साफ पता है हमको, यहां एयर है इस केस के लिए और ये ग्लास है। ये वाली लाइट रे यहां इस एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। अब यहां पर इस पॉइंट में मुझे सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी। अब वो नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, देखो भाई ये सरफेस S1 है, इस सरफेस S1 पर ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। अब इस सरफेस S1 पर अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कहां से ड्रॉ करूंगा, इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है मेरे पास, यहां C1 है। तो यहां से मैंने पकड़ा इसको, एक लाइट रे नहीं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल ऑन द सरफेस S1। तो ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल है कहां पर, इस सरफेस S1 पर, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस S1। इस सरफेस S1 की रेडियस कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी, या बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस S1। अब लाइट रे ऐसे जा रही थी इधर की ओर, तो होगा क्या, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, तो ये क्या होगी, इस तरह से नॉर्मल की ओर क्या होगी, बेंड होगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लाइट रे इस सरफेस S2 पर पहुंची, दोबारा से क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। दोबारा से मीडियम चेंज हुआ तो अगेन यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब इस समय लाइट रे कहां से कहां आ रही है, इस समय लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, साफ साफ दिख रहा है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है। तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, लेकिन उससे पहले यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये सरफेस S2 में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो नॉर्मल यहां ड्रॉ करना है, तो कहां से ड्रॉ होगा, सरफेस S2 के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कहां है भाई, यहां है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस तरह से इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा, यानी C2 से इस सरफेस S2 पर क्या कर दिया मैंने, यूं करके एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। एक काम करो, इस लाइन को मिटाई दो। ठीक है, तो लेट अब देखो, इस C2 से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, R2,
यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस S2 कहलाएगी। अब ये नॉर्मल ऐसे सीधे आगे को है, लाइट रे ऐसे जा रही थी यूं करके, देखो ये वाली लाइट रे जो लेंस के अंदर है, एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो लाइट रे मुझे फाइनली कहां मिलेगी, यहां पर मिलती हुई दिखेगी, यानी इमेज कहां बनेगी भाई, यहां बनेगी। तो दिस इज पॉइंट आई, या बोल सकते हैं इस पॉइंट पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट बाई, या बोलते हैं फ्रॉम दिस थिन कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है बात इतनी? ओके, अब जरा समझना, अब आगे की बात और इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना इस बात को। क्या समझना है हमें, देखो यहां पर जरा, अगर मैं ये बोलूं कि लाइट रे कहां पर आ रही है, पहले ये O है, ये जो O है इस सरफेस S1 के लिए किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, इस O से लेकर इस सरफेस S1 तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, U हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब देखो हमने क्या बोला कि जो लेंस है बहुत थिन है, अज्यूम कर लो कि जो लेंस की थिकनेस है वो कितनी है मेरे पास, यहां T है। T क्या है मेरे पास, लेंस की थिकनेस है। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है, अगर यहां पर, ये ध्यान समझना बात को, अगर यहां पर ये जो सरफेस है ना, कौन सी वाली, ये वाली, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, ये लाइट रे कहां मिलती, इसको ऐसे मिला दो, इधर कहां मिलती, कहीं यहां मिल जाती यूं करके। अगर ये सरफेस चेंज नहीं होता तो लाइट रे कहां मिलती भाई, कहीं यहां कहीं मिलती। ठीक है, कहां पर, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइट रे कहीं यहां मिल जाती। इसको थोड़ा सा मैं, ये वाली जो लाइट रे है ये वाली, अगर ये समझो, अगर ये सरफेस यहां पर चेंज नहीं होता, ये जो लाइट रे है जो यहां पर सरफेस S1 ने रिफ्लेक्ट करी, ये कहां मिलती भाई, ऐसे आगे बढ़ती 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 और कहां मिलती, इस पॉइंट I प्राइम पर मिलती। कहां मिलती, इस पॉइंट I प्राइम पर मिलती। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसका मतलब इस सरफेस S1 ने इमेज कहां बनाई, यहां I प्राइम में बनाई। ये कहानी समझ में आ रही ना, यही इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली जो लाइट रे है ये किसने रिफ्लेक्ट करी है, सरफेस S2 ने रिफ्लेक्ट करी है। अगर ये सरफेस S2 यहां पर नहीं होता और पूरा यहां पर ऐसे ग्लास होता, तो ये जो लाइट रे है ये वाली, कौन सी वाली, जो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये कहां मिलती, कहीं इस I प्राइम पर मिलती। ऐसा होता नहीं होता। इसका मतलब ये सरफेस S1 इमेज कहां बनाता, I प्राइम में बनाता। तो ये जो मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, ये क्या होगी, V प्राइम। V प्राइम का कहने का मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर दिस सरफेस S1। अब यहां पर जो लाइन बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस I प्राइम एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस S2। क्या बोल रहा हूं, दिस I प्राइम विल एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस S2। यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये यहां से यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये T है यहां से यहां, तो ये कितना हो जाएगा, V प्राइम माइनस T। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि दिस I प्राइम इज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस S2 एंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस सरफेस S2 एट ए डिस्टेंस V। माना ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, V है। फाइनल इमेज कहां बन रही है मेरे पास, इस I पर बन रही है। ये एक डायग्राम आपको समझ में आया? ठीक है, क्योंकि डायग्राम में ही है जो है, बाकी तो आप सब कर ही लोगे, न्यूमेरिक जो कैलकुलेशन है मैथमेटिकल वो आप कर लोगे। बस आपको ये समझना है कि यहां पर कैसे ये इमेज इसकी तरह के किसकी तरह काम कर रही है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ठीक है, इतनी बात। एक बार फटाफट से करते हैं, एक रफ डायग्राम और बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं और जल्दी से एक रफ डायग्राम और बना लो, या फिर यहां बना लेते हैं या फिर यही बनाते हैं। चलो जल्दी से रफ डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर फीलिंग आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना उसको उतनी बार करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो फटाफट से क्या करो, इस तरह से एक लेंस ले लो। ये मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि थिन लेंस है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर। अज्यूम कर लो ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है। ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ C1 हो जाएगा। मान लिया एक ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट O। यहां से एक लाइट रे ऐसे आई और इस सरफेस पर पड़ी। अब यहां से कहां जाएगी ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर एक
नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, डेंसर मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब जरा ध्यान समझना, बात यहीं पर है, अगर ये सरफेस यहां पर नहीं होता, सरफेस S2, तो ये लाइट रे सीधे कहां जाती, कहीं इस पॉइंट पर जाती। लेट अस से दिस पॉइंट इज I प्राइम, यानी S1 ने इमेज कहां बनाई, I प्राइम में बनाई, यानी जो O है ये S1 के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, U हो गया। और S1 ने इमेज कहां बनाई भाई, I प्राइम में बनाई, तो यहां से यहां ये क्या हो गया मेरे पास, इसको मैंने क्या बोल दिया, V प्राइम बोल दिया। नाउ अब होगा क्या, नाउ दिस I प्राइम एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर S2, और उससे पहले यहां पर अगर रिफ्लेक्ट दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज सरफेस चेंज हो रहा है, तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक R1, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी R2, एंड इन दिस केस इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और फाइनल इमेज कहां बनेगी भाई, इस I पर बनेगी। नाउ दिस I प्राइम इज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस S2, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये यहां से आता कितना है, T है, बिकॉज थिकनेस ऑफ लेंस इज T, तो ये T है, तो ये कितना आ गया, V प्राइम माइनस T आ गया, और यहां से यहां तक फाइनल इमेज कहां बन रही है, इस I पर बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां V होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सा डायग्राम हो गया। ठीक, आप भी ऐसे एक दो बार बनाना और अपने मन से बनाना, तभी ये क्या आएगा, समझ में आएगा। क्लियर बात, ओके। नाउ फॉर सरफेस S1, सबसे पहले किसको देखेंगे, फॉर सरफेस S1 सरफेस के लिए देखो, तो S1 सरफेस क्या सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है, और लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, रियरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, साफ साफ दिख रहा है, रियरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है। तो इस केस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, व्हेन लाइट रे वेंट फ्रॉम रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, n/v माइनस का 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास यहां सरफेस S1 है, तो सरफेस S1 के लिए इमेज कहां बना रहा है, ये V प्राइम में, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो कितना है, n है, तो n अपॉन कितना आ जाएगा, इमेज कहां बनाई इसने, I प्राइम में, तो ये कितना आ जाएगा, अपॉन V प्राइम, और माइनस ये वाला माइनस आया 1/u, u तो इसके लिए u ही है, तो कितना आ जाएगा ये 1/u, एंड दिस इज इक्वल टू n-1, ये तो यही रहेगा, अपॉन r, और इसके लिए r कितना है, R1 के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे किसका देखेंगे, फॉर सरफेस S2, तो यहां लिखूं मैं किसका, देखो फॉर सरफेस S2। अब सरफेस S2 में जो लाइन में बार बार कह रहा हूं कि दिस इमेज I प्राइम एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस S2, दोबारा बोल रहा हूं कि दिस इमेज I प्राइम एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस S2, तो इसके लिए मेरे पास U इक्वल टू किसके बराबर होगा, बताओ, U इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक, यानी मेरे पास क्या है, ये V प्राइम माइनस T के बराबर है, और जो मेरे पास V है वो किसके बराबर है भाई, V के बराबर, बिकॉज फाइनल इमेज यहां पर बना रहा है, और इसके लिए R किसके बराबर है, R इक्वल टू R2 के बराबर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब यहां पर एक बार और ध्यान रखनी है कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, इस केस में डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस का n/u इक्वल टू 1 माइनस n/r, ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने लेक्चर के पहले भी डिस्कस किया ना, फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो फॉर्मूला लिख दो, यहां से क्या आ जाएगा, 1/v की जगह तो v है, माइनस का n/u की जगह कितना है यहाँ पर, v प्राइम माइनस t है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस का n, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर एक कंडीशन लगेगी, कंडीशन क्या है कि हमने क्या बोला है, लेंस हमारा क्या है, बहुत थिन है। अगर लेंस बहुत थिन है देन t इज टेंस टू 0, जो t होगा वो बहुत छोटा होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं t इज वेरी वेरी स्मॉल, t इज वेरी वेरी स्मॉल, जो t है हमारे वो बहुत छोटे हैं, तो इसका मतलब v माइनस टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v प्राइम, यानी v प्राइम माइनस टी लगभग किसका होगा, v प्राइम के बराबर होगा। अगर मैं इस सिचुएशन को या इस अप्रोक्सीमेशन को इस इक्वेशन नंबर 2 में लगा दूं, नाउ इक्वेशन 2 बिकम 1/v माइनस का n/v प्राइम
इक्वल टू कितना आया 1 माइनस का n और अपॉन में कितना आ गया R2 आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2a, क्योंकि 2 से निकल के आ रखा है तो इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2a बोल दिया। अब एक काम करो, इक्वेशन 2a एंड इक्वेशन 1 को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ऑन एडिंग दीज टू इक्वेशन व्हाट वी गेट, तो ये इक्वेशन 1 है तो इसको रखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होगा, राइट वाला राइट के साथ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहां से n अपॉन वी प्राइम माइनस का 1 अपॉन यू और फिर प्लस इसका लेफ्ट कितना है मेरे पास 1 अपॉन वी माइनस का n अपॉन वी प्राइम इज इक्वल टू, ये यहां से कितना आ गया n माइनस का 1 अपॉन में कितना आया R1 प्लस का 1 माइनस का n अपॉन में कितना आ गया R2, इसका राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 कॉमन ले लूंगा तो अंदर कितना बच जाएगा, ये तो 1 अपॉन r बचेगा। इधर देखो n माइनस 1 कॉमन लिया है, यहां कितना है 1 माइनस n, तो यहां माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 1 अपॉन R2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन u v n एंड R1 एंड R2। अब यहां पर एक अजम्पशन लो, इफ u इज इंफिनिटी, यानी अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और हमने कल ही डिस्कस कर रखा है, या फिर हम जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पॉइंट पर, तो देन दिस v विल बी f, जो v होगा किसका बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। नाउ इसको यहां अप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन f माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू कितना आया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आ गया। देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी, बच्चे लोग इसको 0 बोलते हैं, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो यहां से मेरे पास 1 अपॉन f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना आया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला मुझे मिला और इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसको इस तरह से स्टार सजा दो भाई, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जितने लगाते हो उतने कम हैं इसके लिए, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन हमारा फोकस बोर्ड एग्जाम में है। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, दिस इज अवर फॉर्मूला, और वी कैन से लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका लिख दो, दिस इज अवर वेल नोन लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, नाउ अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमें बता क्या रहा है, फिर जरा यहां देखो, ये लेंस मेकर फॉर्मूला बता रहा है कि किसी लेंस की फोकल लेंथ किन किन बातों पर डिपेंड करती है। पहले तो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पर, दूसरा डिपेंड करती है लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, जो उसकी सरफेस है उन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है किसी भी लेंस की फोकल लेंथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई n पर किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसे हिंट डालना या फिर इसको कुछ इक्वेशन नंबर 3 लिख दो, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी। अब एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, मैं यहां पर चीजों को मिटाने जा रहा हूं। ठीक, तो ये मिटाऊं मैं, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब यहां पर जो इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है इसको थोड़ा मैं और अच्छे से लिखूं। ये जो मेरे पास n है, ये n क्या है, ये उस लेंस का मतलब इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, जहां ये अभी रखा हुआ है, और अभी कहां रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास because lens is made by glass. तो this is refractive index of glass with respect to air and this is focal length of lens in air. तो यहां से मैं इक्वेशन 3 को कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन एफ ए, एक उसको दिखा रहा है एयर को, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विद रिस्पेक्ट टू
एयर माइनस 1 और इंटू कितना आ गया 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सिर्फ यहां पर सिंबॉलिकली क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3a बोल दो। अगर मैं ये बोल रहा हूं इफ लेंस इज प्लेस्ड, लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड of refractive index NLA, मतलब उसको हम एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसलिए क्या बोल दिया मैंने उसको NLA बोल दिया। तो दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, देन बताओ लेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/FL, यानी फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इन दैट लिक्विड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा इनटू। अब बताओ भाई यहां पर कितना आएगा, यहां पर जब लेंस एयर में था तो क्या आया AG, मतलब ANG आया, क्या आया ANG। तो यहां कितना आएगा बताओ, यहां क्या आएगा। अब मेरा जो लेंस है वो कहां रखा हुआ है, लिक्विड में रखा हुआ है, यानी यहां पर मैं क्या लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यहां बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो यहां पर क्या आएगा टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 और इनटू कितना आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि भाई ये R1 R2 में चेंज नहीं आएगा अगर मैं उसको पानी में या किसी लिक्विड में डालूंगा तो। ठीक है, वो कब चेंज आएगा, मैन्युफैक्चर करते समय चेंज आएगा बस। ठीक, नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर, इसको क्या बोल दो 3b बोल दो। ठीक है, ये कहानी समझ में आई ना, अगर ये कहानी समझ में आ गई तो सब कुछ आसान है। अब मुझे क्या करना है, ये बताना है कि ये जो मेरे पास फोकल लेंथ में चेंज आया होगा कि जब मैंने उसको एयर में रखा लेंस को और फिर मैंने उसको किसी लिक्विड में डाल दिया तो कितना चेंज आया और कैसा चेंज आया, ये मुझे बताना है कि घटी फोकल लेंथ या बढ़ी या सेम रही तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आया, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, ऐसा भी होता है, तो क्या हुआ होगा इस टाइम पर ये मुझे बताना है। यानी सिंपल सी बात है, कंपेयर करना है कि जब मैंने लेंस को एयर से लिक्विड में डाला या किसी लिक्विड में इमर्ज किया तो उसके फोकल लेंथ में कैसा चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू जो उसकी फोकल लेंथ कहां थी, एयर में थी। तो मुझे दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन करने का हमारे पास तरीका होता है मैथमेटिक्स में जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो निकालना। तो एक काम करो, इक्वेशन 3a और 3b को डिवाइड कर दो। तो एक काम करेंगे हम, इक्वेशन 3a डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3b करेंगे। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 1/FA डिवाइडेड बाई 1/FL इक्वल टू, यहां मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड में दिस इज ANG माइनस, यहां मेरे पास क्या आ गया 1/R1 माइनस 1/R2 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर दिस इज LNG माइनस का 1 और इंटू कितना आ गया 1/R1 माइनस 1/R2 ब्रैकेट क्लोज। देखो इससे ये टर्म क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया और यहां ये FL ऊपर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया देखो दिस इज FL/FA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। ये मेरे पास क्या निकल के आया भाई, एक फॉर्मूला निकल के आया। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। ठीक है, अब जरा समझना बात को, ये मिटाऊं मैं सॉरी अब आपको यहां पर क्या समझना है, अगर मैं ये बोलूं इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज लेस देन या फिर ग्रेटर देन, कुछ भी बोलो आप, देखो उससे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, जो मेरे पास LNG है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, याद है आपको मैंने बोला था इसको याद करना क्योंकि ये क्या आता है बाद में काम आता है। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं क्या ANG अपॉन ANL
अब ये कहां से आया ये मत पूछना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कहां, जहां पर एक टॉपिक आया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो दिस LNG विल बी इक्वल टू ANG अपॉन ANL, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं ये बोलूं इफ दिस ANG इज ग्रेटर देन ANL, यानी मैंने ग्लास को या लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबा रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर में कम है। देखो दिस इज ANG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज ANL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये क्या दिखा रहा है, हमने क्या अज्यूम कर रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यानी मैंने लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबा रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर में क्या है, कम है। तो उस केस में क्या होगा बताओ, उस केस में अगर मैं ये रेशियो निकालूं कौन सा ANG अपॉन ANL वाला, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1, ये क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। अगर ये 1 से बड़ा आएगा तो यहां जो मेरे पास LNG होगा ये भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इस बात से आप सब एग्री करते हो। यानी इस केस के लिए जो LNG है वो क्या है, 1 से ज्यादा है। अगर LNG 1 से ज्यादा है तो ये जो मेरे पास फोकल लेंथ होगी FL, ये कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी। यानी अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्वेक्स ही रहेगा, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग ही रहेगा, अगर वो डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग ही रहेगा। बिकॉज यहां पर ये FA पॉजिटिव था, ये FL भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज LNG इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि अगर ये LNG लेस देन 1 आ जाता तो नेगेटिव नहीं हो जाता। LNG इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब LNG माइनस 1 इज पॉजिटिव। ये पहले से पॉजिटिव है, क्योंकि ये काम मतलब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव का कौन डिसाइड करेगा, जिस समय इसको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, उस समय डिसाइड होगा। ठीक, ओके। अब जरा समझना बात को। अब अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक बात और यहां पर सोचने वाली है, दिस LNG इज इक्वल टू ANG अपॉन ANL। ये इक्वेशन को एक इंफॉर्मेशन और दे रही है, जरा समझना बात को। ये जो मेरे पास LNG है ये छोटा हुआ किससे, ANG से, बिकॉज ANG को मैंने इस टर्म से डिवाइड किया तभी तो वह LNG के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ANG है ये बड़ा है किससे, LNG से, है कि नहीं। इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं है इस बात को हजम करने में, बहुत ही सिंपल है। इस ANG को जब मैंने ANL से डिवाइड किया, जो कि ANL मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, यानी इस ANG को इस LNG के बराबर बनाने के लिए इस ANG को ANL से डिवाइड करना पड़ा। इसका मतलब ये जो ANG है ये बड़ा हुआ किससे, LNG से। अब एक काम को दोनों ओर -1 कर दो, तो दिस इज ANG -1 एंड दिस इज LNG -1। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा, देखो यहां भी -1 हो गया, यहां भी -1 होगा, और दोनों पहले 1 से बड़े थे तो साइन यहां कैसा रहेगा, ग्रेटर देन का ही रहेगा। तो दिस टर्म इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस टर्म। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ANG -1 अपॉन LNG -1 इज ग्रेटर देन 1। और ये जो टर्म है वो किसके बराबर है, FL अपॉन FA के बराबर है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, FL अपॉन FA इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब FL इज ग्रेटर देन FA। यानी जब भी मैं किसी लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबाऊंगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, तब उस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन उसके नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात आई बात समझ में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है भाई, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। यानी फोकल लेंथ क्या कर जाएगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर बात, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पर हम एक केस सेकंड ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए भाई, अगर मैं ये बोलूं इफ, इसका उल्टा ले लो, इसका ठीक उल्टा, इसका रिवर्स ले लो, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ANG है वो लेस देन ANL है। यानी एक ऐसे लिक्विड में डुबाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो क्या होगा भाई,
तो आप सब जानते हो दिस ANG अपॉन ANL मस्ट बी लेस देन 1। ये मेरे पास क्या है, LNG के बराबर है, तो LNG इज लेस देन 1। अब अगर LNG लेस देन 1 हो गया, इधर आओ इक्वेशन 3b में आओ, अगर LNG लेस देन 1 हो गया तो ये टर्म कैसा हो गया, नेगेटिव। ये टर्म नेगेटिव, तो यहां से मेरे पास फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अब फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। कौन लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस की होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। हमने लिया क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। यानी अगर मैं किसी कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबाऊं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तब वो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा, यानी डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो हम इफ बोल रहे हैं ना यहां पर जो इफ बोला है, ये इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर देखो थर्ड केस देखो, अगर मैं ये बोलूं इफ ANG इज इक्वल टू ANL, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। यानी मैंने लेंस को एक ऐसे मीडियम में डाल दिया या एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही है। तब उस केस में क्या होगा, देखो इन दिस केस दिस ANG अपॉन ANL विल बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब LNG इक्वल टू 1 सॉरी, तो इसका मतलब LNG इक्वल टू 1। अब LNG इक्वल टू 1, अगर ये टर्म 1 हो गया तो यहां से मेरे पास दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 होता है आजकल तो हमारे वहां। तो 1 अपॉन FL विल बी इक्वल टू 0, तो FL इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 मेरे गुरुजी कहते थे इन्फिनिटी होता है। यानी ये एक ऐसा मीडियम बन जाएगा जिसकी फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी किसकी फोकल लेंथ होती है, एक प्लेन ग्लास शीट की। तो इन दिस सिचुएशन दिस लेंस एक्ट लाइक ए प्लेन ग्लास शीट, ठीक है। तो हियर वी हैव 3 इंपॉर्टेंट केसेस। आई होप आपको एक एक केस समझ में आया होगा। क्लियर है इतनी बात, ओके इतनी बात क्लियर है। सॉरी, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। ये तो हमने किस पर डिपेंडेंसी देखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब ये किस पर डिपेंड करता है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर पर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। देखते हैं कैसे इनवर्सली बोलना। वैसे तो आपको दिख ही रहा है यहां से इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखो भाई, सॉरी, सेकेंड हमारे पास क्या, डिपेंडेंसी ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले एक काम करो, फॉर्मूला लिख लो, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 है, ठीक है। अगर मेरे पास कैसा लेंस हो भाई, कॉन्वेक्स लेंस हो, ये मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है। देखो यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, अगर ये C1 है यहां तो ये R1 कहलाएगा, अगर ये C2 है तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, जो यहां R1 है वो कैसा है भाई, पॉजिटिव है, जो R2 है वो कैसा है मेरा, नेगेटिव है। उठा के वैल्यू पुट करो तो यहां से मेरे पास 1 अपॉन F इक्वल टू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1, जो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन R2। अब जो मेरे पास n होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है इस लेंस के लिए, ठीक है। जब तक कहां रखा हो, एयर में रखा हो या फिर किसी ऐसे मीडियम में रखा हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो n इज ग्रेटर देन 1, तो इन दिस केस दिस f इज पॉजिटिव, तो ये f कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरे पास फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर वहीं मेरे पास कैसा लेंस हो भाई, कॉनकेव लेंस हो, तो ये मेरे पास क्या इस तरह से कॉनकेव लेंस है, इसकी दो सरफेस, ये S1 ये S2, ये क्या आया C1 इधर, ये क्या आया C2 इधर, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा R1, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा R2। साफ साफ दिख रहा है इस केस में R1 कैसा है, नेगेटिव है,
और R2 कैसा है भाई मेरा, पॉजिटिव है, उठा के वैल्यू पुट करो ऊपर, तो यहाँ से मेरे पास 1/f इक्वल टू कितना आ गया, n-1, दिस इज 1/ माइनस का R1 आ जाएगा और माइनस का R2 आ जाएगा, दोनों ओर से माइनस बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा, ये 1/f माइनस बाहर आ गया, n-1 दिस इज 1/R1 प्लस 1/R2 एंड दिस टेल अस कि दिस फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस विल बी नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, जो इंफॉर्मेशन हमको यहां से देखने को मिल रही है, जो कि सिंपल सी बात है। और देखो थोड़ा सा, अगर मैं ये बोलूं इसको मिटा रहा हूं, मान लिया मेरे पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया हुआ है, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, ऐसे ले लो, लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, और लेंस कैसा है भाई मेरे पास, कॉन्वेक्स है, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। तो यहां से मेरे पास 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, n-1 इंटू 1/r प्लस 1/r, बिकॉज R1 इक्वल टू R2 है, तो 1/f इक्वल टू दिस इज 1.5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, R एलसीएम आ गया, ऊपर कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करो तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, R/2 और इंटू कितना आ जाएगा 1/0.5, ये 1 हो गया, तो कितना आ गया, R आ गया। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि दिस फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे अगर वो लेंस कैसा हो, कॉनकेव होता तो क्या आता, बताओ, कॉनकेव के लिए होमवर्क है आपके पास, अगर कॉनकेव होता तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती, सेम कंडीशन है, लेकिन लेंस कैसा है, कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ कैसे हो जाती, माइनस का R, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि लेंस कैसा है, कॉनकेव है, और अगेन यहां से देखने को मिल रहा है कि फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, और उससे रिलेटेड यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला को जब हम डिराइव कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम, दूसरा है इससे पिछले के 2 लेक्चर, तीसरा इंपॉर्टेंस है फॉर्मूला डिराइव करने के बाद वहां पर जब हम और डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। ये क्या है, इसके हाईलाइटेड पॉइंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, और अगर इनके बारे में पता है तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और कल हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, कुछ केसेस वहां पर आएंगे जो कि आगे वाले लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी आप कर सकते हो कर डालो इसको, अगर आपको लगता है तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।